ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन का चैप्टर। आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, कोई एक चीज कहीं से भी कोई एक डायरेक्शन पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस ही मैंने लिखी हैं जो पूछी जाती हैं, बाकी ज्यादातर कुछ हैं IA IB वो नहीं पूछता वो आपसे। कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है जिनके बारे में हमें बात करनी है। इनमें सबसे पहली डायरेक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ पे कुछ डायरेक्शन के नाम लूँ ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनमें एक का नाम है 80C, ये आपको पूरी पता होनी चाहिए। एक आपको 80D के बारे में पूरा पता होना चाहिए। एक आपको 80DD के बारे में पूरा पता होना चाहिए। 80U के बारे में पता होना चाहिए। 80G के बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसी डायरेक्शन है जो कंफर्म आपको पता होनी चाहिए, इनको छोड़कर बिल्कुल मत जाना। 5 डायरेक्शन है, इनको छोड़कर बिल्कुल मत जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर पूछी जाती हैं इनमें ये वाली। अच्छा, एक 80DD था, एक 80DD था, ठीक है। और 80DD और 80U के बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो आपको पता होना चाहिए बस। अगर आप वहां पर उस कंफ्यूजन में पड़ गए तो आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि दोनों में एक ही बात लिखी हुई है, दोनों में लगभग एक बात लिखी हुई है। बस फर्क ये है कि ये वाला जो होता है वो किसके लिए होता है, उसके ऊपर जो आदमी, मतलब एक SSC है और SSC का जो बेटा है, बेटा डिसेबल है, तो ये वाला लगेगी 80DD लगेगी। लेकिन जो SSC अगर वो खुद ही डिसेबल है तो 80U लगेगी। तो 80U का मतलब है कि अगर वो बंदा खुद ही डिसेबल है, तो SSC अगर खुद डिसेबल है तो कौन सा वो सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर SSC खुद डिसेबल है तो उसमें कौन सा वाला लगता है, 80U लगता है या 80DD लगता है। तो SSC अगर खुद है तो 80U लगता है। SSC का मतलब होता है टैक्स पेयर, और SSC की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। कई लोग SSC की स्पेलिंग को गलत समझ लेते हैं, जो बोलने में लगता है वो लगता है ये वाला SSC है, लेकिन ये नहीं है, ये वाला SSC है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80C, सबसे ज्यादा पॉपुलर डायरेक्शन। इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। प्रोविडेंट फंड का डायरेक्शन यहीं आएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का डायरेक्शन आपका यहीं पर आएगा। इसी के साथ म्यूचुअल फंड्स में कुछ डायरेक्शन किए जाएंगे तो वो भी यहीं पर ही आते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करते हो यहीं आता है, LIC का पैसा यहाँ आता है। एक वर्ड आता है सुपर एनुएशन, कई बार ये वर्ड पूछा जाता है, सुपर एनुएशन फंड्स, अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी वो यहीं आता है, सुपर एनुएशन, ठीक है। अच्छा, ये चीजें क्या हैं इनके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो यही, मिलती किसको है, ये डायरेक्शन किसको अवेलेबल है, सिर्फ इंडिविजुअल को और HUF को, क्योंकि फ्यूचर इनका है, फ्यूचर इनका है, कंपनीज का कोई ऐसा फ्यूचर नहीं है। LIC से समझ लेना, जहां आपको LIC दिख जाए वो सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, कंपनियों के इंश्योरेंस नहीं होते, ठीक है। अच्छा, क्या चीज करनी है, सबसे पहले हम LIC के बारे में ही पढ़ लेते हैं, जिसको हम LIP वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं, हम LIP के बारे में पढ़ते हैं। आप, एक आदमी है, उसकी एक वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, इसकी वाइफ का एक बच्चा भी है। अब आप बोलोगे ये क्या मतलब हुआ, तो ऐसा हो सकता है ना कि वाइफ डाइवोर्स लेके कहीं से आई हो तो उसके पास पहले से एक बच्चा रहा। ये सबको काउंट कर रहा हूं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे सौतेला और पराया और अपना अडॉप्टेड कुछ अलग नहीं होता, सब बच्चे का मतलब बच्चा होता है। अगर एक आदमी है, उसके, वो शादी करता है एक लड़की के साथ, उस लड़की के ऑलरेडी कहीं शादी हो चुकी थी, उसका एक बच्चा है, और इसका भी कहीं शादी हो रही थी, इसके एक बच्चे हैं, बाद में इन दोनों का भी अपना एक चाइल्ड हो जाता है, तो ये आदमी कितनों का इंश्योरेंस भर सकता है, इस पूरे ग्रुप का, ठीक है। तो यहां पर स्टेप चाइल्ड भी बच्चा माना जाता है, किसके अंदर, इनकम टैक्स के 80C के अंदर, ठीक। अब ये LIC का पैसा दे रहा है, अब ये LIC का पैसा है थोड़ा ना कि आप कुछ भी भर दोगे, कुछ भी भर दोगे, ये नहीं चलेगा। इसकी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ डेट्स हैं, 3 डेट हैं। एक है 1 अप्रैल 2012, एक डेट है 1 अप्रैल 2013। ये 2 डेट्स हैं बस। 1 अप्रैल 2012 के पहले, 1 अप्रैल 2012 के बाद से, और 2013 के बाद से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये कुछ अलग अलग बातें चल रही हैं, क्या बात चल रही है पहले इसको पढ़ते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद, यानी कि इसके बाद ली है, इसके बाद कोई भी डेट, 1 अप्रैल 2012 के बाद की कोई भी तारीख उठा लो, अगर आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट मान लेते हैं 2 लाख रुपए,
एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 2 लाख रुपए, तो आप कितना प्रीमियम भर सकते हैं, कितना प्रीमियम भर सकते हैं? तो जो आपका प्रीमियम होगा वो इसका 10% यानी कि 20,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। किससे ज्यादा नहीं हो सकता? इसके 10%। 10% किसका? जो आपका इंश्योरेंस है, वो जो आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसके 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। कब? 1 अप्रैल 2012 के बाद की बात बता रहा हूं मैं। 1 अप्रैल 2012 के पहले क्या था रूल? पहले था 20% का रूल। पहले कितने का था? 20% का रूल था। मैक्सिमम लिमिट तब 20% थी। तो अगर पॉलिसी 1 मार्च सन 2012 में ली जाए, 2 लाख, मान लो 1 लाख की ली जाए, तो मुझे कोई ये बताएगा कि इस 1 लाख का कितना परसेंट, इस 1 लाख का कितना अमाउंट वो अलाउ करेगा? तो वो अलाउ करता है 20,000। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है मैं फिर बताता हूं। अगर आप 1 अप्रैल 2012 ये कट ऑफ डेट है, इस डेट के बाद अगर आपका इंश्योरेंस लिया गया है, तो जितना भी आपका इंश्योरेंस लिया गया है, मान लीजिए कि आपने इंश्योरेंस लिया है एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, ये कितना परसेंट अलाउ करेगा? 10%। तो ये कहेगा आपका मैक्सिमम प्रीमियम, जो आपका मैक्सिमम प्रीमियम हो सकता है वो कितना हो सकता है? 1 करोड़ का 10%, यानी कि खाली 10 लाख तक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? नहीं आई? चलो एक बार और मैं कोशिश करता हूं। अगर आपका 1 अप्रैल 2012 के बाद आपने पॉलिसी ली है, आप गए 1 मई सन 2012 में LIC के ऑफिस, आपने कहा हमारा इंश्योरेंस कर दो। उन्होंने कहा कितने का करें? आपने बोला हमारा इंश्योरेंस 20 लाख रुपए का कर दो, प्रीमियम बताओ कितना जाएगा? उन्होंने कह दिया प्रीमियम तो आपका जाएगा 3 लाख रुपए, 20 लाख की पॉलिसी, आपका प्रीमियम 3 लाख रुपए जाएगा। मान लेते 3 लाख रुपए जाएगा, 20 लाख की पॉलिसी है, प्रीमियम 3 लाख रुपए जा रहा है, क्या इनकम टैक्स पूरा 3 लाख अलाउ करेगी आपके लिए? वो कहते हैं नहीं, हम आपका प्रीमियम क्या करते हैं? प्रीमियम 10% अलाउड करेंगे, यानी कि इसका 10% कितना अलाउ करेगा मैक्सिमम? 2 लाख। 20,000, 2 लाख। 2 लाख रुपए, 20 लाख का 10% 2 लाख करेगा। अब अगर मान लो ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली नहीं गई, ये तो उससे पहले ले ली थी, 1 अप्रैल 2012 से पहले ले ली थी, तब उस केस में कितना अलाउ किया गया है? 20%। ठीक है, अब क्या होता है 1 अप्रैल 2013 क्या है? देखो कुछ लोगों ने ना इस बीच हंगामा किया कि देखो भैया हम बीमार भी हैं और हम डिसेबल हैं, हमें कुछ तो दिया जाए, कुछ तो अलग किया जाए। तो सरकार ने 1 अप्रैल 2013 के बाद से क्या किया कि जो लोग क्या हैं, डबल DB में बीमार हैं, या जो 80U में क्या है, डिसेबल हैं, जो 80U में डिसेबल, सिर्फ उनको, कौन सी 2 कैटेगरी? 80 डबल DB और 80U, बाकियों के लिए नहीं है ये। मैं 80 डबल DB में नहीं आता, मैं 80U में नहीं आता, तो मेरे लिए ये रूल नहीं है। ये रूल उन लोगों के लिए है जिनके पास 80 डबल DB लगा हुआ है या 80U लगा हुआ है। 80 डबल DB मैंने आपको बताया था, बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं, और 80U किसके लगा हुआ है? जो डिसेबल है आदमी, खुद ही डिसेबल है, उसके हाथ पांव नहीं चलते, ऐसे आदमी के लिए उन्होंने कितना परसेंट प्रीमियम कर दिया? 15%। ठीक है, अच्छा अब एक चीज बताओ, मैं क्वेश्चन देता हूं, अगर एक आदमी ने 1 मई सन 2012 में, वो 80U से पीड़ित है या 80 डबल DB लगा हुआ है उसके ऊपर, बीमारी भी है उसको, वो आता है 80U में भी आता है, 80 डबल DB में आता है, उसने 1 मई 2012 को 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया अपना, मुझे कोई बताएगा कि कितना परसेंट अलाउ करेगा इसको? 15 सर। 10। 10 क्यों? 1 मई 2012 में लिया है इसने, 1 मई 2012 इसके बीच में आता है, 1 अप्रैल 2013 से शुरू किया सरकार ने 15%। सर जी। ठीक है, इस डेट पे, डेट का आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक इसमें भैया डेट वगैरह पूछेगा क्या, सब कुछ? नहीं नहीं, मुश्किल है डेट, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको ये डेट्स का कि मैं सरप्राइज नहीं रखना चाहता कुछ, कि पेपर में आ गया सरप्राइज हो गया आप। ठीक है, जी सर। बात समझ में आ गई इंश्योरेंस के बारे में? जी भैया। इसके बाद प्रोविडेंट फंड्स को ले लो, कोई तीनों प्रोविडेंट फंड, कितने फंड है? 3। स्टैचुरी वाला भी ले लो, रिकॉग्नाइज्ड एक हो गया। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, उसे भी ले लो,
कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कॉमन नेम बता सकता है मुझे, जो कॉमनली यूज किया जाता है उसका नाम? भैया पब्लिक वो, अरे क्या बोलते हैं उसे? ईपीएफ। जीपीएफ जीपीएफ हाँ, ईपीएफ ईपीएफ। ठीक है, ईपीएफ जीपीएफ है ऊपर वाला है। जीपीएफ जीपीएफ अच्छा तो उसका से पहले था, सेंटर का। ये ईपीएफ है और ये है जीपीएफ ऊपर वाला, ठीक है। भैया जीपीएफ तो खत्म ही हो गया ना? हाँ वो खत्म है। अच्छा, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में अगर आपने पैसा लगाया है, ट्यूशन फीस, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि कितने बच्चों की ट्यूशन फीस अलाउ की गई है? 2 बच्चों, ठीक है। 3 बच्चे हैं, तीनों की ट्यूशन फीस जाती है, वो 2 की अलाउ करेगा, आपको 2 की डायरेक्शन दे देगा। अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं, उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, वो भी चलेगा। अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो भी चलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट है आपके पास, तो वो भी चलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में लड़कियों का होता है, ठीक है, ध्यान रखना, किसी लड़के का वो अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है। कोई सी भी गर्ल चाइल्ड होगी उसका चलेगा। और यहाँ पर हाँ बस नहीं है, इससे ज्यादा क्या पूछेगा, इतना डीप तो नहीं जाएगा इसके अंदर, नहीं जाएगा। फिर है एनएससी। एनएससी जो यहाँ पे चलता है वो 8वां इशू चलता है, 8th इशू, बाकी नहीं चलते, ठीक है, सिर्फ 8th इशू चलता है। और अगर आपने नबार्ड के कोई बॉन्ड्स खरीदे तो वो भी चलेगा, ठीक है। कोई मैंने अप्रूव्ड, यहाँ पे लिख रहा हूँ अप्रूव्ड एन्युटी प्लान, अगर आपने कोई एन्युटी प्लान लिया हुआ है, एन्युटी प्लान मतलब होता है पेंशन टाइप का, ये आपने एलआईसी का लिया हुआ है, वो भी चलेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन कितनी अवेलेबल करवाएगा? 1.5 लाख, इससे ज्यादा की डिडक्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े, नहीं। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें ना स्कीम्स हैं, अगर आपको ना स्कीम्स के नाम पूछ ले तो मुझे लगता नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लिया तो चलो। वह है न्यू जीवन धारा, मुश्किल ही है पूछना, ठीक है। और एक होती है जीवन फिर भी धारा लिखा 2 ही दो, है, हाँ मैं लिखवा देता हूँ। फिर भी एक थी न्यू लिखा दो। जीवन धारा 1, एक तो थी न्यू जीवन धारा, एक थी न्यू जीवन धारा 1, ठीक है। जीवन, मेरी हैंडराइटिंग भी ऐसी आती है ना इसमें, वैसे भी अच्छी नहीं है लेकिन इसमें भी और ही खराब आती है। चलो कोशिश करते हैं, न्यू जीवन धारा 1, ठीक है। दूसरी यहाँ पर है एक अक्षय के नाम से होती है, बस आप याद रखना, अक्षय लिखा हुआ आएगा, जीवन अक्षय, ठीक है, न्यू जीवन अक्षय, ठीक है। ये 2 होती हैं, 3 होती है, 1 2 एंड 3, 3 है ये, ठीक है। अच्छा और कोई नहीं है, बस ना, ठीक है। और एक जीवन अक्षय भी होती है ये, हाँ भाई इससे आपको याद हो जाएगा, चलो ठीक है, याद करने का तरीका बताता हूँ। जीवन अक्षय 1 2 3 और जीवन अक्षय खुद, जीवन धारा 1 और जीवन धारा खुद, ठीक है। तो 2 ही नाम याद करने हैं आपने, क्या नाम याद रखना है? जीवन अक्षय और धारा जीवन। और एक अक्षय याद कर लो, ठीक है। अक्षय के तो सब आएंगे, अक्षय खुद भी आएगा, 1 2 3 भी आएगी, और जीवन धारा का सिर्फ 1 आएगा, और खुद जीवन धारा आएगी, ठीक है। जी सर। फिर आते हैं हम 80CC पे। अब 80CC क्या है? अब आप बोलोगे ये भी एन्युटी प्लान है, ये एन्युटी प्लान नहीं, बेसिकली ये ना एक तरीके का पेंशन फंड है, ये पेंशन फंड है असल में। किसका पेंशन फंड है ये? एलआईसी का पेंशन फंड, ध्यान रखिएगा। एलआईसी का पेंशन फंड और एलआईसी का एन्युटी प्लान दोनों में फर्क होता है। पेंशन फंड क्या होते हैं? जहां आप पैसे जमा करोगे, जब आप रिटायर होगे उसके बाद पैसे मिलेंगे, राइट, ठीक है। जी सर। ठीक, उसको हम पेंशन फंड बोलेंगे। वहां पर ये 80CCC का पेंशन फंड है, और इसके अंदर आपके पास आता है एलआईसी। एलआईसी के अंदर जो जमा किया होता है वो पेंशन फंड की बात कर रहा है। मैक्सिमम जो अलाउ किया जाता है यहाँ पर 1.5 लाख रुपए किया जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद 80CCD आता है। 80CCD जो है ना, थोड़ा सा अजीब सा सेक्शन है, ठीक है। इसको आप देखोगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बेसिकली 2 पार्ट, हाँ 2-3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहले पार्ट की बात करते हैं हम। 80CCD का पहला पार्ट जो है वो है 80CCD1। इतना डीप मत जाना, बस आप याद कर लेना, इसकी लिमिट याद कर लेना बस, और कुछ नहीं। इसकी लिमिट 50,000 है, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल है किस वाले की? 80CCD की कंबाइन में। 80CCD की पूरी अपने आप में कितनी है? 50 है। लेकिन अगर 80CCD1 को गौर से देखो तो पहले तो किसको मिल रही है? इंडिविजुअल को। ऊपर वाला किस किस को मिला था? इंडिविजुअल को ही मिला था और एचयूएफ को मिला था। लेकिन ये किसको मिलता है? खाली इंडिविजुअल को। दूसरा, ये किसके लिए दिया जा रहा है? एनपीएस के लिए दिया जा रहा है। और इसमें कितना मिलता है? 10% ऑफ सैलरी अलाउ करता है, या 20% ऑफ जीटीआई।
जीटीआई किसका केस है, कोई बता सकता है मुझे? देखो, एक है आदमी नौकरी पे है और एक नौकरी पे नहीं है। जो नौकरी पे है उसका तो सैलरी लेते हैं 10%, और जो नौकरी पे नहीं है उसकी जीटीआई लेते हैं। जीटीआई किसको बोलते हैं हम? ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल इनकम को बोलते हैं। अब ग्रॉस टोटल इनकम के मतलब क्या है? 5 हेड्स। कौन से 5 हेड? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स। उनका 20% लेना होता है। ठीक है, आगे क्या है? आगे ये आता है कि ये जो एग्रीगेट है किस किस का, 80C का, 80CCC का और 80CCD1 का, ये 1.5 लाख को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बेसिकली कुछ नहीं है, सारे सेक्शन 80CCD जितना है या 80C है या 80CCC है, इन तीनों के टोटल को 1.5 लाख क्रॉस नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? CCD1 1B किसको मिलता है? इंडिविजुअल को मिलता है, वो भी एनपीएस ही है, वो भी एनपीएस है। लेकिन यहां पर क्या है, अगर आपने अपनी 80CCD1 की लिमिट क्रॉस कर ली, मतलब आपने 10% को क्रॉस कर लिया है, तो क्या आप और जमा कर सकते हैं? क्या आप और जमा कर सकते हैं पेंशन फंड में? नहीं। वो कहता है हाँ, आप और जमा कर सकते हैं। आप पेंशन फंड आप अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, इनकम टैक्स क्यों मना करेगा भाई? गवर्नमेंट क्यों मना करेगी? लेकिन वो डिडक्शन नहीं देंगे आपको, बस वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप जमा कर लीजिए, आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन हम आपको डिडक्शन और एक्स्ट्रा अलाउ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर मैक्सिमम और कितना अलाउ कर पाएंगे आपको? 50। तो जो यहाँ अमाउंट आया उसके ऊपर 50 अलग, लेकिन टोटल 1.5 लाख को क्रॉस अभी भी नहीं करेगा। ठीक है, टोटल 1.5 लाख को अभी मान लो कि आपके 10% ऑफ सैलरी जो आया वो 30,000 रुपए आया, तो आप यहाँ पे 50 और ले लो, तो इस सेक्शन के अंदर आपको कितनी मिल गई? 80 मिल गई। लेकिन जब तीनों सेक्शन जोड़ोगे तो वो 1.5 लाख को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बस ये है सारी सरदर्दी इसकी। अच्छा, इसके बाद इन्होंने 80CCD2 भी रखा, वो फिर इंडिविजुअल के लिए, लेकिन वो सिर्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, वो सिर्फ नौकरी पेशा होना चाहिए। और देखो, अब देखो, जो नौकरी कर रहा है उसको तो 80CCD के अंदर ही 3 बार मिला, एक बार यहां मिला, एक बार यहां मिल रहा है, और एक बार और दे रहे हैं वो उसको, उसकी पेंशन फंड में पैसा जमा करना चाहता है वो और दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना ये वाला पॉइंट कि इन तीनों सेक्शन का टोटल 1.5 लाख को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, बाकी तो कुछ और भैया याद? तो ये तो बाकी भैया कुछ 80। नहीं है सर, बाकी कुछ याद मत करो, छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। श्योर। ठीक है, अच्छा एक चीज बता दूं मैं, इसमें एक ना थोड़ा सा चेंज आया था। वो चेंज क्या था? जो जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं और जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए वो 10% नहीं है, वो 14% ऑफ सैलरी है। और बाकियों के लिए क्या है? 10%। 10%। तो ये जो आप यहाँ पे 10% पढ़ रहे हो ना, ठीक है, इसमें चेंज है। तो चेंज क्या है? चेंज ये है कि गवर्नमेंट वाले के लिए वो कितना परसेंट है? 14। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं पर भी जहां जहां ये 10% लिखा हुआ है वहां पर यही है कि जो आप ये 14% हो जाएगा किसके लिए? फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जी सर। ठीक। पूछेगा तो बहुत मुश्किल है इतना डीप तो ये जाना। हाँ, 10% को काटना है। नहीं नहीं, वो 10% अदर्स के लिए, बाकी सब, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए 14%। अच्छा, ठीक। ठीक है, ये नया अमेंडमेंट है, मुश्किल ही है कि इनकम ये लोग यहाँ पूछ पाएंगे इसको। ठीक है, अब आते हैं 80D, इंपॉर्टेंट वन। मैंने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट। 80C, 80C के अंदर वो ये नहीं पूछेगा कि कितनी लिमिट है, क्या डेट है, क्या अमाउंट है। हाँ, एक लिमिट पूछ लेगा, मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए की, और साथ में वो अगर कुछ पूछ सकता है तो वो ये पूछेगा कि LIC किसके अंदर आता है। LIC लिया है बंदे ने, प्रोविडेंट फंड लिया है बंदे ने, तो कौन सा डिडक्शन ले सकता है। ठीक है, बस ये पूछेगा। अब आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें थोड़ा चेंजेस आएंगे, तो जिन लोगों के पास पीछे नोट किया हुआ है वो इसको चेंज कर लेना, वरना जो लोग तो नए हैं वो तो पूरा नोट करने वाले ही होंगे। सेक्शन 80D किस किस को मिलेगा? इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड। किस चीज के लिए मिलता है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। ठीक है, मतलब आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, हेल्थ इंश्योरेंस समझ लो, आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, उसके लिए क्या गवर्नमेंट आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस अलाउ करेगी?
वो कहता है हाँ करेगी, आपको गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको करवाइए आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस। कितना लिमिट अलाउ करेगी? 25,000 रुपए करेगी। 25,000 आपके आपके बच्चों के लिए, आपके पत्नी के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, और 25,000 आपके पेरेंट्स के लिए। ठीक है, 25,000 आपके पेरेंट्स के लिए। तो आपको लगता है कि ये मतलब देखो कितनी लिमिट हो गई है, टोटल 50 की हो गई है ना। जी सर। ठीक है, 25 आपके लिए मिल रही है, 25 आपके माँ बाप के लिए मिल रही है। मान लीजिए कि जो माता पिता हैं वो 25, वो तो उनकी एज 60 के ऊपर है, तो फिर ये लिमिट बढ़कर कितनी हो जाएगी? 50,000। 30। वो नहीं है, वो एक अलग चीज है, अभी उसको रुको, वो एक अलग चीज जो आप पढ़ रहे हो अभी। ठीक है, वो अभी, हाँ सुनो सुनो, एक मिनट, हाँ ये 50 हो गया था शायद। थोड़ा चेंज है, हाँ करवा दिया। हाँ हाँ ठीक ठीक। ये काट दो, ये वाला हटा दो, ये वाला पॉइंट अब रहा नहीं है, हाँ ये पॉइंट अब नहीं है, इसको कट कर दो। इसकी जगह ये कितना हो चुका है? 50 हो 50,000। चुका है। ठीक है, सीनियर सिटीजन, और सॉरी, ये जो आपका सीनियर सिटीजन होता है, ये कौन सी एज वाला होता है? भैया 60 से ऊपर 60 होगा। 60 60 से ऊपर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि एक बंदा है, उसकी खुद की एज 60 के ऊपर है, हम्म और उसके जो पिताजी हैं उसकी उनकी एज जो है, उनकी एज 92 के करीब है। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों को जो डिडक्शन यहाँ मिलेगा, कितना कितना मिलेगा? भैया उतना ही मिलेगा। उसको तो 25 25 ही मिलेगा। 50 इसको मिलेगा और 50 इसको मिलेगा। इसको मिलेगा बराबर। हाँ, तो दोनों अच्छा, की मैक्सिमम अच्छा डिडक्शन उसकी कितनी भी होगी? बढ़ेगी। 1 लाख। देखो भैया, अगर आदमी खुद भी 60 के ऊपर है तो वो भी तो सीनियर सिटीजन है। हम्म बात समझ में आई या नहीं आई? जी भैया। ठीक है, मान लो एक आदमी है, उसकी एज जो है वो 30 साल है, और उसके जो पिताजी हैं उनकी एज जो है वो 59 ईयर्स है। कितना कितना मिलेगा? 25 यहाँ मिलेगा, 25 यहाँ मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो जाएगा? 50, राइट। अच्छा, पापा की एज हो गई 69, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 50 हो जाएगा, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी हो जाएगी? 75। 75। और बंदा जो है वो खुद भी अगर 60 हो गया और पिताजी उसके 92 निकल आए, तो यहाँ भी 50 हो जाएगा और यहाँ भी 50 हो जाएगा, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 1 लाख। ठीक है, अच्छा, जब वो अपनी अपनी वाली अपना 25 गिनता है, तो क्या उसमें वो अपनी वाइफ के पैसे को गिनेगा या नहीं गिनेगा? गिनेगा सर। एग्जाम्पल देखिए, गिनेगा। इसकी वाइफ भी है, इसका एक बच्चा भी है। ठीक है, हम्म वाइफ का जो है उसके तो 5,000 रुपए गए हैं, इस बच्चे के लिए वो उसने 12 भरे हैं, और खुद के लिए उसने 12 भरे हैं। कितना मिलेगा मैक्सिमम इन तीनों का ग्रुप मिला के? 25। 25,000। 25। मैक्सिमम 25 मिलेगा इस पूरे ग्रुप को मिलाकर। ठीक है, और माता पिता के केस में क्या आना चाहिए? माँ होनी चाहिए, पिताजी होने चाहिए, उसके ग्रुप को कितना मिलेगा? 25 मिलेगा अगर वो 60 के नीचे है, और 60 के ऊपर होने पे 50। 50। 50। अच्छा, ठीक अच्छा है, भैया अच्छा मतलब इतना सब डिटेल पूरा में नहीं पूरा जाएगा, पर लिमिट पूछेगा। हाँ, अच्छा भैया मतलब पूरा 25 मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ इंडिविजुअली मिलेगा सबको 25-25। नहीं नहीं, इंडिविजुअल नहीं है, देखो ग्रुप बना रखा है उसने, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? 25 आर सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन और 25 आर पेरेंट्स। अच्छा जी भैया जी। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया है, आपने सिर्फ अपना क्या किया है? तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ 1 चेकअप लाख, किया है। 1 लाख का फिर? 1 लाख तब है जब आपकी एज भी 60 के ऊपर होगी, और नहीं नहीं, आपके, ये हाँ असेसमेंट ईयर 19-20 से 1 लाख होगा, क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो 19-20 असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद से अरे ये नहीं है, ये मैक्सिमम डिडक्शन है। मतलब अच्छा। इस ग्रुप की और इस ग्रुप की जोड़कर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 लाख। 1 लाख। ये है वो मतलब। ठीक है, जी। नहीं आया तो बता देता हूँ। मान लो ये एक ग्रुप है जिसमें ये सब मिलाकर कितना ले रहे हैं? 50 ले रहे हैं। ठीक है, और ये ग्रुप है जिसमें इसके पिताजी हैं, उसमें 50 ले रहे हैं, तो इन दोनों का मिला के मैक्सिमम कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख। अगर मान लो कि इसने अपने बच्चे का अपना मिलाकर टोटल कितने का करवा दिया? 60,000 का करवा दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन ये देखो, इससे आपका शायद क्लियर हो जाएगी थोड़ी बात। यहाँ पर बंदा जो है उसकी एज 60 के नीचे है। ठीक है, उसकी एज 60 के नीचे है। अब यहाँ पर यह है कि इसने अपना पूरा ग्रुप का इंश्योरेंस करवाया 60,000 रुपए का, और इसके पिताजी की एज जो है वो 80 के ऊपर है, तो उन्होंने अपना करवाया 80,000 रुपए का। कितना अलाउ होगा? तो ये सर 60 के नीचे है, ये अभी 60 के नीचे है। ठीक है, लेस देन 60 ईयर्स की एज।
तो इसको मैक्सिमम कितना मिल सकता है? भैया 25 25। 25। और इसके पिताजी 80-60 के ऊपर है, उनको मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 50 50। भले ही ये दोनों मिलकर कितना मांग रहे थे? 140, पर इनको मिलेगा कितना? खाली 75। 75। चलो एक और केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं। अब मान लो कि इसके जो ये जो बंदा है ना, ये खुद भी क्या है? 60 के ऊपर है, ये खुद भी 60 के ऊपर है, तो इसको मैक्सिमम यहाँ कितना मिलेगा? 50। जी सर 10 और यहाँ कितना मिलेगा? 50। 50 टोटल कितना हो गया? 1 लाख। 1 बस ये लाख। रहा एक। ठीक है, चलो एक और चीज। इसने अपना इंश्योरेंस करवाया 40,000 रुपए का, और ये 60 के ऊपर है, ये 60 के ऊपर है और करवाया 40 का, तो कितना मिलेगा? 25 40 ना, मिलेगा। 40 मिल जाएगा 40 पूरा। ही मिलेगा, 40 50 नहीं पूरे मिलेगा। हैं। जितना खर्च हो जाएगा, जितने का इंश्योरेंस होगा, मैक्सिमम 50 बोला है उसने। ठीक है, और यहाँ कितना मिलेगा? 50, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 90। बात समझ में आ रही है? जी भैया। जी सर अगर मान लो इसने किया है 10,000 रुपए का खर्चा, और इसकी एज 60 के नीचे, इसकी एज 60 के नीचे, तो इसको कितना मिलेगा? तो 10 10,000। 80 मिलेगा। इसके पिताजी की एज भी 60 के नीचे है, तो कितना मिलेगा पिताजी को? 80 करवा रखा है। 25 25 सर 25 25 और 10 कितना हो जाएगा उस केस में? 35,000। 35 37। बात समझ में हो गई? समझ में आ गई भी? जी सर आप एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हो यहाँ पर, ठीक है, उसके 5,000 अलग हैं, लेकिन वो 5,000 इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिए जाते हैं अब। ठीक है, मतलब अगर आपने 25,000 का तो इंश्योरेंस करवा रखा है, और 5,000 रुपए आपने मेडिकल इंश्योरेंस वो करवाया, क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया, तो वो 30 नहीं देगा, तब भी वो कितना अलाउ करेगा आपको? 25 अच्छा एक केस और, अगर इस आदमी की एज 60 के ऊपर है, तो कितना अलाउ करेगा? 50 50। 30। दिख नहीं रहा हाँ तुम्हें? सर 25 से 25 5। अरे अच्छा। हाँ। अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे, बस लिमिट जी के अंदर रह लो, कोई दिक्कत नहीं। भैया मतलब क्या बोला आपने? भाई एक आदमी है जिसकी एज 60 के नीचे है, 60 से हाँ जी। नीचे, ठीक है, अब उसने 25,000 तो किया अपने इंश्योरेंस में, और 5 अच्छा, किया उसने अपने हेल्थ चेकअप में, कितना मिलेगा 60 के नीचे? तो 30,000 भैया। 60 के नीचे 25 25। तो भैया ठीक है, 25 में हो अच्छा गया, 5 ये भी तो हो गया। अगर यही चीज 60 के ऊपर हो जाए तो? 60 के ऊपर है, अब कितना मिलेगा? अब पूरा 30 मिल जाएगा। पूरा 23। अच्छा 60 के ऊपर में 50 है ना लिमिट। हम्म, 60 के ऊपर लिमिट कितनी है बताओ? 60 के ऊपर है अगर कोई बंदा, उसकी ये 60 के ऊपर है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50 है। अब वो 50,000 के अंदर कुछ भी करे, वो 40 का इंश्योरेंस ले ले, 5 का क्या करवे, हेल्थ चेकअप करवा ले, 45 हो जाएगी। अगर वो हाँ 45 का इंश्योरेंस लेता है, 5 का हेल्थ चेकअप करवाता है, 50 हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो 50 का इंश्योरेंस करवाए, 5 का हेल्थ चेकअप करवाए, तो कितना लॉ करेगा? सिर्फ 50 ही करेगा, 50 लिमिट को क्रॉस नहीं करने देगा बस वो आपको। भैया, तो वो है ना जो 60 से नीचे वाले हैं, तो उसमें 5,000 रुपये उसमें इंक्लूड होगा क्या? हाँ जी सर, 25 के अंदर सब इंक्लूडेड है, 25 के अंदर इंश्योरेंस भी इंक्लूड है और हेल्थ चेकअप भी इंक्लूड है। जी सर, जी भैया। ठीक है, हो गई जी बात समझ में? आ गया? ये नहीं हाँ, आया? हो गया आ गया सर भैया। हो गया, चलो फिर बढ़ते हैं 80 डबल डी के पास। 80 डबल डी क्या कहता है? 80 डबल डी कहता है कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनके ऊपर ना डिसेबल होता है कोई आदमी, मतलब डिसेबिलिटी रहती है किसी के अंदर, उनके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है, या भाई है, या उसके हस्बैंड वाइफ ही है, ठीक है, या चिल्ड्रन बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, बहन है, ठीक है, और एचयूएफ के केस में, हिंदू अनडिवाइड फैमिली में कोई भी, एचयूएफ के केस में तो एनी मेंबर होता है, अगर उसको डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांग टाइप का जिसे बोलते हैं ना, कोई डिसेबिलिटी है, अब वो डिसेबिलिटी के ऊपर खर्चा हो रहा होता है उनका, खर्चा किस चीज का, एक्सपेंडिचर किसका, मेडिकल ट्रीटमेंट का, जिसमें नर्स भी आती है, ठीक है, कोई ट्रेनिंग करवा रहे हो, रिहेबिलिटेशन करवा रहे हो, भाई एक बच्चे का पाँव नहीं चलता, आप उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाते हो, फिजियोथेरेपिस्ट क्या है, रिहेबिलिटेशन कर रहा है ना, वो मेडिकल ट्रीटमेंट थोड़ा कर रहा है, ठीक है, वो तो रिहेबिलिटेशन कर रहा है, तो क्या रिहेबिलिटेशन इंक्लूडेड है? वो कहता है हाँ जी रिहेबिलिटेशन इंक्लूडेड, ट्रीटमेंट करवाइए, ट्रेनिंग करवाइए, रिहेबिलिटेशन करवाइए, कोई बात नहीं। आप लोगों ने कुछ बच्चों को देखा होगा जो बोलते, ठीक से बोल नहीं पाते, ठीक है, वो डिसेबल है, उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है, स्पीच थेरेपी जिसे बोलते हैं हम लोग, सुना है तो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुना होगा इस वर्ड को, स्पीच थेरेपी करवाते हैं उनकी,
ये स्पीच थेरेपी ट्रेनिंग का पार्ट है। जो लोगों के पाँव नहीं चल रहे हैं, पैरालाइज हो गया है, वो भी डिसेबल की कैटेगरी में आ गए, उनको क्या करवाना है, फिजियोथेरेपिस्ट से उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसका रिहेबिलिटेशन चल रहा है, या मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और वो आप पे डिपेंडेंट है, वो आपके ऊपर क्या डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर आपको एक डिडक्शन अलाउ करता है। कितनी करता है? वो कहता है अगर डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा है 75, और अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा हो गई है तो 1,25,000 रुपए। बात समझ में आ रही है भाई? जी जी सर। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें क्या होता है, मान लो एक आदमी है जिसका एक छोटा बच्चा था और वो डिसेबल था, बच्चा डिसेबल था, ठीक है, डिसेबल बच्चा है। अब इस डिसेबल बच्चे के ऊपर ये 40% डिसेबल है, इसके ऊपर उन्होंने 80,000 रुपए का खर्चा कर दिया। सरकार कितना अलाउ करेगी? 75। ठीक है। इन्होंने इसके ऊपर 5,000 का खर्चा किया, सरकार कितना अलाउ करेगी? 5,000। 75। यहाँ खेल है। 75 75। फिक्स रिडक्शन, वर्ड पड़ा? अच्छा यहाँ फ्लक्चुएशन नहीं है, फिक्स है। मतलब चाहे 1 रुपए खर्च करो, चाहे 100 करोड़ रुपए खर्च करो, हम कितना देंगे? 75। ठीक है। और अगर 80% से ऊपर चला गया तो सर 1,25। ये 1,25। 25 देंगे। हाँ। अच्छा एक चीज बता दूं, ये इसको इस 1,25 को, ये जो डिसेबिलिटी 80% से ऊपर होता है, इसको एक वर्ड कहता है सीवियर डिसेबिलिटी। इसे किस नाम से बोलता है? सीवियर सेवन। डिसेबिलिटी। ठीक है। और 40% और ऊपर वाली को क्या कहता है? डिसेबल। नॉर्मल। तो जब वो डिसेबल बोलेगा तो कितनी अमाउंट है? 75। ये 75। जब वो सीवियर डिसेबिलिटी बोलेगा कितनी अमाउंट है? 1,25,000। 1,25,000। खर्चा कुछ भी करो, खर्चा इसमें ना फिक्स है, ये फिक्स रिडक्शन। सरकार इसमें दिमाग नहीं लगाती अपना, सरकार कहती है कितना हुआ, तुम बोले 1 करोड़, बोलते 75 ले जाओ, 75 ले जाओ। तुमने बोल देते सीवियर डिसेबल है, सरकार कहती है 1,25 ले जाओ। तुमने कहा 2 रुपए खर्च हुए, सरकार कहती है 1,25 ले जा भाई, तू सीवियर डिसेबल है तो, डिसेबल है तो 75 ले जा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितना खर्चा किया। आगे बात समझ में? जी सर। अच्छा एक लाइन देखो यहाँ पर, ये डिडक्शन किसके लिए? डिपेंडेंट के लिए। अगर आदमी खुद ही डिसेबल हुआ तो 80। 80U में जाता है। कहाँ जाता है? 80U में जाता है। 80DD में नहीं आता। 80DD का मतलब ही है डिसेबल डिपेंडेंट। ठीक है, जी सर। आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे। 80DD ये है मेडिकल ट्रीटमेंट का। ठीक है। कल मैंने इसको बोलता कि हम इसको दवा दारू बीमारी के नाम से याद रखते हैं। ठीक है, तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाना है। ट्रीटमेंट किन बीमारियों से करवाना है? ठीक है, कई बार बीमारियों के नाम पूछे थे, कौन सी बीमारियां हैं जिनको हम ट्रीटमेंट के लिए इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो देखो ये कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो मुझे पूरी बीमारी का नाम तो इसमें याद नहीं है, लेकिन ये ना पता है कुछ वो होते हैं। एक मिनट रुको, बस मुझे 1 मिनट दो, लिस्ट मेरे पास नहीं है, इस पर मेरे पास लिस्ट नहीं है। देखिए ये लोग होते हैं जिनको यूरोलॉजिस्ट कहता है कि आपको कोई बीमारी है। ठीक है, सर्टिफिकेट लेना होता है, प्रिस्क्रिप्शन भाई फ्रॉम, ये प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है इन्हें यहाँ से, प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम, पहले आप ये प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लाओगे। ठीक है, किससे? यूरोलॉजिस्ट से। एक न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि इन्हीं की बीमारियां होती हैं, न्यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, कुछ आपकी ऑन्कोलॉजिस्ट होती हैं, मुझे नहीं पता ऑन्कोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं भैया। ठीक है, एक होता है ये तो ब्लड की होती है, थैलेसेमिया इसके अंदर आती है, हेमेटोलॉजिस्ट लिख के देता है। मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा कुछ दिनों बाद, मतलब ढूंढ के, मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, पर इनका प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। आप इसकी लिमिट याद कर ये लीजिए। होता है ना, मैं बताऊं, हाँ बताओ। ये होता है कैंसर, एड्स कैंसर, और एड्स, क्रॉनिक chronic रेनल renal फेलियर failure, और हेमोफीलिया ट्यूबरक्लोसिस। हीमोफीलिया, और है थैलेसेमिया। थैलेसीमिया। ठीक है, इनके स्पेलिंग देख लेना। और न्यूरोलॉजिकल डिजीज। हाँ वो तो होना ही था, न्यूरोलॉजिकल सर ट्यूबरक्लोसिस भी था इसमें। है। ट्यूबरक्लोसिस। शायद ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा, मैंने गलती से बोल दिया कल। नहीं, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है इसमें। हाँ जी सर। ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। अच्छा टीबी क्यों नहीं है बताता हूँ, इसमें टीबी नहीं है बताता हूँ क्यों नहीं है। टीबी का इलाज सरकार करवाती है ना, जी सर। तो फिर हाँ सरकार करा फ्री है नहीं अब रही तो। है।
टीबी का इलाज फ्री है ना अब? हाँ फ्री है, एड्स का भी फ्री है वैसे, लेकिन एड्स के केस में क्या है कि प्राइवेट में भी लोग इलाज कराते हैं ना, इसलिए। ठीक है चलो, अब आते हैं मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउ करेंगे। तो वो कहता है हम अलाउ करेंगे आपको 40,000, इसके लिए जितना। अच्छा इसमें ये नहीं देखते कि नहीं, इसमें देखते हैं कि जो आपने अमाउंट पे किया, इसमें आता है अमाउंट पेड और लिमिट विच एवर इज लोअर। लिमिट क्या है वो मैं बताता हूँ, विच एवर इज लोअर। यहाँ पे फिक्स रिडक्शन नहीं है भाई, यहाँ पे फिक्स रिडक्शन नहीं है, जो कम होगा उसे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है 40 और 60 लिखा होगा कुछ, लेकिन अब ये शायद बदल दिया है। मैंने शायद लिखा होगा, बदल गया अब। हाँ, अब सिर्फ आपको मिलती है 1 लाख रुपए की मिलती है सीनियर सिटीजन को। ठीक है, तो इसे लिख लेना, सीनियर सिटीजन को मिलती है ये 1 लाख रुपए, और जो बाकी लोग होते हैं उनको क्या मिलती है, अदर्स को मिलती है ये सिर्फ 40,000 रुपए। 60,000 वाला रूल हट गया। ठीक है, उसको हटा देना। ठीक है, ये अब नहीं है। ठीक, अच्छा मान लो किसी आदमी का सिर्फ 20,000 रुपए खर्चा हुआ है, तो कितना अलाउ करेगी गवर्नमेंट? तो 20। अदर्स में आता है 20 ही करेगी। अगर 40। 50 हो गया खर्चा तो कितना अलाउ करेगी? 40। 40। बस इसमें आप 40। समझ गए ना, पीछे वाले का पता चल गया, इसका पता चल गया, दोनों बीच में फर्क पता चल गया। जी भैया। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 80E में, ये बढ़िया है, ये एजुकेशन है, ई फॉर एजुकेशन। ठीक है, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उस केस में ये आपको अलाउ करते हैं। अच्छा ये ना रिलेटिव के लिए भी अलाउड है, इंडिविजुअल तो है, और ये क्या है, सेल्फ के लिए भी है एंड रिलेटिव्स के लिए भी है। ठीक है, रिलेटिव्स में आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे जो हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, वो सब इंक्लूडेड हैं। ठीक, तो वो लोग इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एसएससी ऐसा ही कुछ होता है, जो उसने लोन लिया, पर लोन वो खुद लेगा, लोन वो लेगा और पढ़ाएगा किसे, अपने बच्चों को। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। 1 मिनट रुको, शायद ऐसा ही कुछ होता है। हाँ ठीक है, ऐसा ही होता है। अच्छा, क्या इंडिविजुअल लीगल गार्जियन होगा चलेगा? हाँ, तो अगर इंडिविजुअल लीगल गार्जियन है तो भी चलेगा। मतलब इनकम टैक्स में लीगल गार्जियन वर्ड यूज होता है, और वो कहता है कि अगर आप किसी के लीगल गार्जियन है, यानी कि ना तो आप सिर्फ, हो सकता है वो आपके चाचा का, वो आपके चाचा का बेटा, और या हो सकता है किसी के मतलब कोई रिश्तेदार हो दूर का, और आप कोई उसका हो ना, तो आप ही उसके लीगल गार्जियन बना दिए गए हो, तो क्या आप उसके लिए लोन ले सकते हैं एजुकेशन का? तो कहता है हाँ। और क्या आपको मिलेगा उसका डिडक्शन? वो कहता है हाँ। कितना मिलेगा? जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वो पूरा इंटरेस्ट आपको अलाउ करेंगे। कितने साल तक? 8 साल तक। ठीक है, और कौन से ईयर से शुरू करेंगे? जिस ईयर से पेमेंट शुरू होती है। आपको पता होगा कि एजुकेशन लोन जो होता है, जिस साल लिया जाता है उस साल उसकी पेमेंट नहीं होती, उसकी पेमेंट अगले साल से शुरू होती है। राइट? जी ठीक सर। है, 80 रहने दो, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, इसे छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं इसकी, क्योंकि ये इस ईयर के लिए अलाउ था, इस साल के लिए। अब ये साल तो निपट गया, तो इसको जस्ट लीव कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। 80G के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा 80G के बारे में बाद में बात करेंगे, बाद में, इसको बैलेंस रखो, इसको बैक बर्नर में रखो, इसको बाद में बात करेंगे, ये बहुत लंबा है। तब तक हम बाकी को निपटा देते, बाकी को खत्म कर देते हैं, जिसमें हमारे पास आता है 80G, ताकि तो आप भैया याद कर। हाँ। और जैसे हम एजुकेशन लोन जो हम लेते हैं ना, हम्म। तो उसमें हमने जैसे इस साल लिया, तो इस साल से उसमें हमें इस साल से नहीं देनी पड़ेगी? नहीं नहीं, कोर्स पूरा होने के 1 साल बाद से। कोर्स, अच्छा कोर्स, अगर मान लो कोर्स बीटेक 4 साल का है। तो 4 साल के बाद जो 5वां साल आएगा, उसके बाद 5 साल बाद, छठे साल से शुरू होगी। अच्छा। ठीक है, ठीक चलो, है। आप पहले भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन छठे साल से शुरू होती है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, हम पहुंचते हैं 80GG में। ये क्या चीज है 80GG? देखो कई बार क्या होता है, कुछ लोग ना नौकरी तो कर रहे होते हैं, उन्हें एचआरए नहीं मिल रहा होता, और ना कंपनी ने उन्हें कोई हाउस दिया होता है, रहने की जगह भी नहीं दी होती। ऐसे लोग बेचारे किराए पे रहकर, किराए पे घर लेते हैं और वहां रह रहे होते हैं, तो उन्हें आप एचआरए भी नहीं दे रहे हो,
उनको आपने घर भी नहीं दे रखा है, वो बेचारा अपनी जेब से पैसे भर रहा है रहने के। तो एक बार बताओ, एक आदमी है जिसको एचआरए मिल रहा है, सेम तनख्वाह है उसकी 20,000 रुपए पर मंथ, और एक बी है जिसके पास 20,000 रुपए पर मंथ है लेकिन उसको एचआरए नहीं मिला हुआ है, लेकिन उसको घर मिला हुआ है, उसको घर दे रखा है तुमने। और एक सी है जिसके पास भी 20,000 रुपए तनख्वाह है ना, लेकिन उसको ना तो तुमने घर दिया हुआ है और ना तुम उसे एचआरए दे रहे हो। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे अगर मैं टैक्स इनकी तरह ही लूं तो इसके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी, जी है ना? सर। बस सरकार ने इस आदमी को नुकसान ज्यादा ना हो, इसलिए ऐसे आदमी को जिसके पास घर नहीं है, मतलब आप दिल्ली चले गए नौकरी करने, एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं तो चाहूंगा कि सरकारी नौकरी लगे, लेकिन अगर मान लीजिए एक मिस्टर एक्स थे, देहरादून में थे, बहुत पढ़े लिखे, दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली वो रहने लग गए। अब दिल्ली जहां वो रह रहे थे उनकी कंपनी थी, उनकी कंपनी ने उन्हें एचआरए नहीं दिया, उनकी कंपनी ने उनको जो घर था वो घर भी उनको नहीं दिया, तो वो बेचारे खुद एक फ्लैट ले रहे थे और उस फ्लैट पे वो 3,000 रुपए पर मंथ का किराया दे रहे थे। सरकार कहती है कि चल भाई कोई बात नहीं, तेरे को भी बचाते हैं, चला जा। सरकार कहती है तुमको 80G में डिडक्शन देंगे, किसका देंगे? जितना तुमने किराया दिया है। पर किसका किराया देने की डिडक्शन है? आप किराए पे घर लेके रह रहे हो, हम आपको दे रहे हैं डिडक्शन, पर कितनी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन तीनों में से जो छोटा होगा, इन तीनों में से जो छोटा होगा। छोटा मतलब आपका निकाला जाएगा 5,000 रुपए पर मंथ, तो कितना आ गया? 60,000। 25% ऑफ टोटल इनकम, आपकी इनकम का 25%। मान लो आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, तो उस 5 लाख का 25% कितना आ जाएगा? 1,25,000 रुपए। और फिर जितना किराया आपने पे किया, मान लेते हैं कि आपने किराया पे किया था 5-6 हजार रुपए महीना, 6,000 रुपए महीना आपने किराया पे किया, और आपकी इनकम का 10%, तो कितना आएगा? 72,000 में से 50,000 रुपए जाने के बाद 22,000 रुपए। बताओ भाई सबसे छोटा कौन है इसमें? सर 22। सरकार इतना अलाउ कर देगी डिडक्शन आपको, ठीक है? जी सर। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये टोटल इनकम किसको बोलता है? ये तो बताया नहीं। जीटीआई तो पता है, पर टोटल इनकम नहीं बताया। तो टोटल इनकम इसको बोलता है, ध्यान देना इस पर। ये टोटल इनकम निकालने के लिए पहले लेते हैं जीटीआई को। जीटीआई मतलब पांचों हेड को जोड़ देगा, जो भी आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी आपके क्या है, सेट ऑफ्स हैं, कैरी फॉरवर्ड्स हैं, क्लबिंग है, सब जोड़ देगा। उसके बाद एलटीसीजी माइनस करेगा। एलटीसीजी किसको बोलते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, उसे माइनस करेगा। फिर माइनस करेगा डिडक्शंस। कौन सी डिडक्शन? अंडर सेक्शन 80C से शुरू करेगा और 80U तक जाएगा, लेकिन एक डिडक्शन को छोड़ेगा। कौन सी वाली को? 80GG की, इसी की डिडक्शन को छोड़ देगा, क्योंकि इसकी डिडक्शन तो निकालनी है ना उसने अभी, जी सर। तो उसे तो पता ही नहीं इसकी डायरेक्शन क्या है, इसलिए इसको छोड़ देगा, बाकी सेक्शन की डायरेक्शन माइनस कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। डबल जी ये छोड़ दो, जरूरत नहीं है। डबल जी भी छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ है क्या, लेकिन पढ़ना मत, ठीक है? रीड याद रह जाएगा, वरना रहने देना। 80GG होता है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए, अगर आपने डोनेशन दिया हुआ है, सबको मिलता है। ठीक है, 100% जितना डोनेशन दोगे पूरा मिलता है। बस 10,000 से ज्यादा की पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते। कैश 10,000 से, वो तो आपको पता ही होगा, 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कैश में की नहीं जा सकती। ठीक है, 80GG क्या है देखो, पॉलिटिकल पार्टीज का देखो है, पॉलिटिकल पार्टीज का इन्होंने कहा डोनेशन बाय इंडियन कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज, 100% डोनेशन देंगे, इंडियन कंपनीज को अलाउ करेंगे, और कोई भी डोनेशन देना लेकिन कैश में मत देना। अब आप बोलोगे सर ये तो सही बात करी ना उन्होंने, कैश में नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल सही करी। ये पता है क्या करवाते हैं? पोस्टर छपवाते हैं इनसे अपने, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं इनसे अपने। अब कर देख लो, अगर वो कैश देते बेचारे तो वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देके छुट्टी पा लेते। ये आप उनको क्या कह रहे हैं कि तुम कैश मत दो, तुम हमारा एडवर्टीजमेंट करवा दो। एडवर्टीजमेंट कितने का होता है? क्या 3-4 लाख रुपए का होता है? करोड़ों सर का। करोड़ों में है। ठीक है, तो फंस गए बेचारे वो लोग। ठीक है, ये 80GGC ये बाकियों के लिए है, मतलब
डोनेशन मेड बाय इंडियन कंपनीज टू, एक मिनट, हाँ, ऑल एसएससीज, एक मिनट, इंडियन कंपनी नहीं आता इसमें, ये एसएससीज आते हैं, मतलब बाकी लोग कंपनी को छोड़कर। कंपनी वाले किस में लेते हैं, इसके अंदर, और ये हैं जो कंपनी वाले ना हो, तो ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनीज। तो जो डोनेशन यहाँ पर बाकी लोग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, कैश नहीं देना, 100% अलाउ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, QQB, ठीक है। आप आसानी समझ सकते हैं, बी मतलब बुक्स, ठीक है। QQB का मतलब है बुक्स के ऊपर रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी जो बुक्स पे होती है। TS ग्रेवाल पढ़ी है आप लोगों ने, जी आप सर। लोगों में कई लोग सीबीएसई से होंगे, उन्होंने TS ग्रेवाल पढ़ी होगी, किसी ने DK गोयल पढ़ी होगी, किसी ने शायद SK सिंह पढ़ी होगी, राइट। जी सर। TS ग्रेवाल की किताब इंडिया में बिकती है और मेरे ख्याल से 2 या 3 लाख कॉपी पर ईयर बिकती होंगी, ठीक है। TS ग्रेवाल को उस 2 लाख कॉपीज के ऊपर मान लो 20 रुपए के हिसाब से भी अगर रॉयल्टी मिलती होगी तो TS ग्रेवाल को 40 लाख रुपए मिलते होंगे, करेक्ट। जी सर। बुक तो उसने लिखी है ना, छाप प्रिंटिंग करने वाला अलग है, और दिमाग जिसका इस्तेमाल है उसके पैसे मिलेंगे, वो रॉयल्टी होती है, वो पैसे कॉपीराइट है, उसका कॉपीराइट पे पैसे ले रहा है 40 लाख रुपए। सरकार कहती है कि भाई तेरे को डायरेक्शन देंगे, कितना देंगे, 3 लाख या इनकम रिसीव विचएवर इज लेस। ये बताओ 40 लाख ज्यादा या 3 लाख ज्यादा? 40 लाख। तो 3 लाख काट देंगे, ठीक है, 40 लाख का डोनेशन, 40 लाख का नहीं देंगे। तो मान लो उस आदमी की इनकम ही टोटल 40 लाख रुपए है, जिसके अंदर उसने क्यों कमाया था, क्योंकि वो बुक वगैरह लिखी थी, तो 3 लाख रुपए अलाउ कर देंगे और 37 लाख रुपए पे टैक्स ले लेंगे, ठीक है। जी सर। अच्छा, RRB किसके लिए होता है, पेटेंट्स के लिए। RRB पेटेंट्स के लिए वही है, 3 लाख की लिमिट है। तो जहां आपको RR दिख जाए बस, बाकी छोड़ दो, चलो और याद भी मत करो, बुक्स वगैरह, अगर बुक्स का आ जाएगा तो RRB हो जाएगा, ठीक है। और RR नहीं, QQB। QQB हो जाएगा बुक्स के लिए, और RRB हो जाएगा पेटेंट्स के पेटेंट। लिए। दोनों में लिमिट वही है, 3 लाख 3 लाख, ठीक है। या फिर अमाउंट रिसीव विच एवर इज लो, जो कम हो जाए। एक आता है 80TTA, ये क्या है, आपने बैंक में पैसे जमा किए, आपने बैंक में पैसे जमा किए, FD नहीं होना चाहिए, RD नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा उसका डिडक्शन 10,000 तक अलाउड है। तो अगर आपको ब्याज 4,000 मिला तो 4000। पूरा 4,000 अलाउड है, और ब्याज 12,000 मिला तो 10। 10,000। 10 अलाउड है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? नहीं भैया। जी सर। आगे बढ़े। जी जी। सर। अब आप चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ये 80TTB, ये, हाँ, जो डिडक्शन भैया उसकी थी, किसकी थी वो, पोस्ट ऑफिस की थी कि बैंक की थी वो? पोस्ट ऑफिस भी आता है इसके अंदर कॉपरेटिव्स भी आते हैं, और इसके अंदर बैंक्स भी आते हैं, अच्छा। ठीक है। सारे सेविंग। हाँ। हाँ, सब सेविंग होने चाहिए पर। जी भैया। देखो पोस्ट ऑफिस में खोलने का फायदा क्या होता है, लोग भागते हैं ना पोस्ट ऑफिस में खोलने के लिए, क्यों भागते हैं बताता हूँ, इनकम टैक्स बचाने के लिए होता है वो। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में मान लो 15,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, कितने का, 15,000। 15। तो पहली बात, अदर सोर्स में, जब आप अदर सोर्स में इसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो वहां पर पहले 3,000 रुपए तो आप डिडक्शन देते हैं, ये कितना बचेगा, 12, जी सर। और 10 ये यहाँ ले लेगा, तो टैक्स कितने पे देगा खाली? सर अदर सोर्सेज में 3500 है ना? हाँ 3500 काटेगा ना, मैं तो 3,000 ऐसे ही बोल दिया, 3500 है शायद, हाँ 3500 है। 3500 भैया सिंगल के लिए, ज्वाइंट 3500 काटेगा, 1,500 पे टैक्स लगेगा उसका, ठीक है, वहां जो डिडक्शन है वो लगेगी। अब डबल TB पे आते हैं, ये मिलती है सीनियर सिटीजन को, कितनी मिलती है, 50,000। अब फंसाएगा आपको, TTA के अंदर क्या है, 10, TTB के अंदर क्या है, 50। TTA किसको मिलती है, इंडिविजुअल को, TTB किसको मिलती है, सीनियर सिटीजन को। तो अगर 60 के ऊपर है तो वो कौन सी डिडक्शन मांगता है, TTB। TTB। और 60 के नीचे वो कौन सी ले सकता है, TTA। कौन सी ले सकता है, उसके पास अधिकार नहीं है मांगने का, मांगने का अधिकार किसके पास है, TTB वाले के पास, यानी कि सीनियर सिटीजन के पास, ठीक है। जी सर। अच्छा, इसमें FD RD नहीं है, पर इसमें FD RD है, यानी कि TTB में FD। कोई सा भी अकाउंट चाहिए, जी सर। ठीक है। अच्छा लास्ट आ जाओ, ये ATU याद है, ये ATU कहाँ था, अभी ये आपने इसके जैसा सेक्शन पढ़ा था,
जी सर, डिसेबल्ड। हाँ, तो फिक्स रिडक्शन मतलब खर्चा कोई भी हो जाए, हम तो आपको 75 और 125 ही देंगे, बात खत्म। जी सर। तो बताइए, क्या आपको डिडक्शन का यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया पूरा जो आपने अभी देखा? हाँ जी भैया सर। आगे। ठीक है। यस सर। थोड़ी दिक्कत क्या है कि हम डोनेशन वाले को कर तो देंगे शुरू, लेकिन खत्म नहीं हो पाएगा, तो उसको अगली क्लास में देखेंगे। पर मैं डोनेशन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट जितना याद रह जाए। सर डोनेशन डीप पढ़ना जरूरी है? सर जी, उसमें ना वो जो फंसाया है ना उसने यहाँ दो चीजों में, मैं बता रहा हूँ। एक होता है विद लिमिट और एक होता है विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट दो तरीके से कटता है, 100% एंड 50%। मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान समझिएगा। 50% एंड 100%, इसमें भी यही है। विद लिमिट और विदाउट लिमिट में फर्क क्या है? मान लीजिए आपने डोनेशन दिया 50,000 रुपए का, अगर वो विद लिमिट की कैटेगरी में आता है और उसमें भी वो 50% की कैटेगरी में आता है, तो डोनेशन कितना अवेलेबल होगा? 25। अगर वो विदाउट लिमिट बोल रहा हूं, विदाउट लिमिट के अंदर आता है और 100% वाली कैटेगरी में गिरता है, तो कितना अलाउ करेगा? 50। कुछ बात समझ में मैंने क्या बोला? मैंने जी ये सर। नहीं बोला कि डोनेशन कहाँ करना है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर आप विदाउट लिमिट के अंदर 50,000 रुपए का डोनेशन करते हैं और आप उसकी 50% कैटेगरी में गिर जाते हैं, तो आपको कितना अलाउ किया जाएगा? 25। और अगर 50%। आप उसके 100% में चले जाएंगे तो कितना अलाउ करेगा? 50। यानी कि लिमिट नहीं है, डोनेशन करिए, जितना आप करेंगे उसका 50 और 100 कर देंगे हम बस। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ लिमिट है। लिमिट निकलती है, क्वालिफाइंग अमाउंट बोलते हैं इसको। क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होती है? 10%। किसका? GTI माइनस LTCG माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक एक्सेप्ट 80G। तो यहाँ लिमिट बन जाती है एक, उस लिमिट का 10 पर वो जो 10% आता है, सॉरी, पहले क्वालिफाइंग अमाउंट आती है और फिर लिमिट निकलती है। लिमिट क्या होती है? लिमिट होती है उसमें 10% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। तो पहले आप क्वालिफाइंग अमाउंट निकालते हो, उसका 10% निकालते हो, वो आपकी लिमिट होती है। मान लीजिए आपने डोनेशन किया 50,000 और वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, इस 100% वाली कैटेगरी को बिलोंग करता है। होगा क्या? वो पहले आपका 50 देखेगा, फिर क्वालिफाइंग अमाउंट का 10% देखेगा। मान लेते क्वालिफाइंग अमाउंट का 10% आता है 15,000। इन दोनों में छोटा कौन है? 15। 15। वो 15 को अलाउ करेगा पूरा, और अगर वो 50% वाली में चला गया तो यहाँ 7.5 अलाउ करेगा। तो आपके 50,000 के डोनेशन देने का कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन इसको हम अगली क्लास में करेंगे, उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूँ विदाउट लिमिट के बारे में। वो आसान है समझना, विद लिमिट को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो अगली वाली क्लास में विद लिमिट को समझेंगे। उसके बाद हम इनकम टैक्स के दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर विद लिमिट वाला समझा देता हूँ अभी, वो नहीं, विदाउट लिमिट वाला समझा देता हूँ, वो समझ में आता है। मैं आपको बताता हूँ, जो डोनेशन है 80G के अंदर, वो दो कैटेगरी में बटा हुआ है। एक है आपकी विद लिमिट, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक है आपकी विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट। ठीक है, विदाउट लिमिट जो कैटेगरी है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा पेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह है विदाउट लिमिट डोनेशंस। ये हम बांटते हैं दो कैटेगरी में, एक होती है 100% कैटेगरी, एक होती है 50% कैटेगरी। 50% कैटेगरी को याद करना आसान है, इसे याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएगा। कैसे बताते हैं? 50% कैटेगरी को याद करने के लिए गांधी परिवार के, नेहरू गांधी परिवार के पहले जो तीन आज तक प्राइम मिनिस्टर हुए उनके नाम बोलो। पहला जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे लिखा होगा मेमोरियल फंड, ऐसी कुछ करके है, ठीक है। दूसरा कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ये भी शायद मेमोरियल फंड ही ऐसे करके ये ना, इंदिरा गांधी, हाँ मेमोरियल है, यह ट्रस्ट है। जवाहरलाल नेहरू के केस में ट्रस्ट है, मेमोरियल ट्रस्ट है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, मैं बता दूंगा, ठीक है। और इसमें इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड है। और तीसरा कौन था? राजीव। राजीव गांधी फाउंडेशन, ठीक है। और चौथा, इसके अलावा प्रधानमंत्रियों का सूखा पड़ा था, राइट? यही मानते ना ड्रॉट। कांग्रेस को, मतलब हर पार्टी ज्यादातर तो यही मानते कि इसके अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ, इसलिए अगला यही है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल
ड्रॉट रिलीफ फंड, ड्रॉट मतलब सूखा, सूखा। तो प्राइम मिनिस्टर का सूखा पड़ा, ठीक है, ड्रॉट रिलीफ फंड। ये चारों आते हैं किसके अंदर, 50% कैटेगरी के अंदर। मतलब अगर आप यहाँ पर डोनेशन करेंगे तो जितना भी आप डोनेशन करेंगे उसका 50% डिडक्शन अलाउ कर देंगे हम आपको। अच्छा, और ये तीनों जो फाउंडेशन है ये चला कौन रहा है, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो पैसे उन्हीं के पास जाते हैं। 100% में बहुत नाम है, बहुत नाम। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, सुना है इसका नाम? जी सर। ठीक है, बस इसी को बाईपास करने के लिए सरकार ने कौन सा खोला था, प्राइम मिनिस्टर वो पीएम केयर फंड, ठीक है, क्योंकि इस फंड की तो वो है ना जांच होती है, उसकी जांच नहीं है ना, ठीक है। इसके अलावा और कौन उसे इसमें आते हैं, एयरफोर्स वाले, आपकी इंडियन आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम बोलिए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, आर्मी। ठीक है। उनके जो भी आपके क्या है, जो भी उनके फंड्स हैं, मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, जो भी उनके फंड्स हैं। और क्या आएगा इसके अंदर, इसके अंदर आएगा चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट, ठीक है, जो बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए किया गया है। मैं आपको इसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, अभी ये लिस्ट मेरे पास है नहीं, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दोगे तो मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा, मैं कल भेज दूंगा लिस्ट को, तो उस लिस्ट को आप देख लीजिएगा एक बार। वैसे उसकी ज्यादा जरूरत है नहीं लिस्ट की, ये 4 नाम याद कर लो, इसके अलावा सब यहाँ ने, और जिनके आगे रिकॉग्नाइज और अप्रूव आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिनके आगे रिकॉग्नाइज और अप्रूव लिखा होगा और चैरिटेबल लिखा होगा वो सब कहाँ चले जाएंगे, विदाउट लिमिट वाले, विद लिमिट वाले में। समझ में आई कुछ बात, मैं बताता हूँ। ये चारों आगे यहाँ, इसके अलावा यहाँ, और जिन लोगों के आगे अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज वर्ड यूज होता है वो सब कहाँ चले जाएंगे, विद लिमिट। विद लिमिट, ठीक है। जी सर। तो मेरे पास लिस्ट अभी नहीं है, मैं लिस्ट ही ढूंढ रहा हूँ। भैया हमने लिख रखा हुआ है पहले वैसे। नहीं, आप लोगों ने लिखा है ना, कुछ बच्चे नए हैं उनके पास तो लिस्ट नहीं है, अच्छा, हाँ, अच्छा। ठीक है, उनके पास सर लिस्ट। वो लिस्ट। अच्छा, स्वच्छ भारत कोष भी इसके अंदर आता है, और हाँ आप देखो वो पीएम केयर भी अब इसके अंदर आता है। मतलब अगर आप डोनेट करेंगे तो पीएम केयर फंड भी इसके अंदर आता है। जांच नहीं हो सकती, वो एक अलग चीज है, वो अलग विषय है, ठीक है। और स्वच्छ सर भारत कोष भी इसके अंदर आता है, नेशनल चिल्ड्रन फंड इसके अंदर आता है, नेशनल डिफेंस फंड इसके अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सर है तो ये सारे मतलब भारत सरकार के ही ना? हाँ सब केंद्र सरकार का। सर ये जवाहरलाल नेहरू वाले भी? हाँ ये सब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार, मुझे नहीं पता इनमें से कौन भारत सरकार का है। मेरे ख्याल से राजीव गांधी फाउंडेशन भारत सरकार का नहीं है, वो उन गांधी फैमिली का ही है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है। मैं जस्ट एक अंदाजा लगा रहा हूँ, शायद वो राजीव गांधी फाउंडेशन सिर्फ उनका है। लेकिन अगर ये नहीं, ये तो पक्का, नीचे वाला तो आपको पता है कि भारत सरकार का है, ऊपर के 3 भी शायद भारत सरकार के ही होंगे, ठीक है। जी सर। मैं क्या कमेंट करना, ठीक है, तो वो भारत सरकार की है। ऐसा नहीं है कि वो फंड जो है वो बिल्कुल बेकार फंड है, ऐसा नहीं है, वो पैसा पर्सनल कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भैया जांच होती है, ऐसा नहीं है, फंड्स को मैनेज किया जाता है, फंड्स जांच के दायरे में होते हैं,